नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल के इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। और आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स को एक ही बार में बहुत ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। और जो भी छात्र एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, तो एक बार जरूर चेक कर लें। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब हमारे संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स पहले से मौजूद हैं, तो इन अनुसूचियों की जरूरत ही क्या पड़ी? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि संविधान एक बहुत ही भारी और जटिल रूल बुक है। अगर हर बार किसी राज्य का नाम बदलने पर हमें मुख्य किताब के पन्नों को काटना छाटना पड़े तो कितनी अफरा तफरी मचेगी। अरे वो तो पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा, है ना? बिल्कुल। इसलिए अनुसूचियों का मुख्य काम चीजों को वर्गीकृत करना यानी कैटेगराइज और अपडेट करना है। ये एक सर्विस एरिया की तरह है जहां से पूरी बिल्डिंग की मरम्मत होती है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं अनुसूची 1 की। ये किस बारे में? अनुसूची 1 सीधा भारत के भूगोल को स्पष्ट करती है। ये बताती है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो राज्यों के निर्माण की बात है वो इसी से जुड़ता है। हाँ, एकदम। जब भी संसद कोई नया राज्य बनाती है, जैसे 2014 में तेलंगाना बना, तो सीधे अनुसूची 1 में जाके लिस्ट को अपडेट कर दिया जाता है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि राज्य की सीमा या नाम बदलने पर अनुसूची 1 में संशोधन होता है। सही कहा। अब आते हैं अनुसूची 2 और 3 पर। हमारे पीडीएफ ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही रोचक वेतन बनाम शपथ का टेबल दिया हुआ है। हाँ, मैंने देखा वो टेबल। सामान्यतः तो हम यही सोचते हैं कि जो अधिकारी अनुसूची 2 से वेतन लेगा वो 3 के तहत शपथ भी लेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कैच है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों को दोनों में शामिल किया गया है। लेकिन मंत्रियों का क्या? रुको, क्या मंत्रियों का वेतन अनुसूची 2 में नहीं है? बिल्कुल नहीं। संघ और राज्यों के मंत्रियों को अनुसूची 3 के तहत शपथ तो दिलाई जाती है, लेकिन उनका वेतन अनुसूची 2 में नहीं आता। अरे वाह, ये तो एग्जाम में फंसाने वाला सवाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका वेतन स्थायी नहीं होता, वो संसद तय करती है। अनुसूची 2 उन पदों के लिए है जिनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होती है। समझ गया। पर ब्लूप्रिंट में एक और हैरान करने वाली बात है। देश के सबसे बड़े पद मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है ही नहीं। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे सीधे अनुच्छेद 60 में रखा गया है। वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसी तरह महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का वेतन भी अनुसूची 2 में नहीं आता। तो छोटा सा रिकैप कर लें। अनुसूची 2 वेतन से जुड़ी है और 3 शपथ से, लेकिन इसमें मंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले अपवाद बहुत अहम हैं। बिल्कुल। अब अनुसूची 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व यानी सीटों के आवंटन के बारे में है। तो क्या हर राज्य को बराबर सीटें मिलती हैं जैसे अमेरिका में होता है? नहीं, हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं, जबकि दिल्ली के पास केवल 3। पर यहाँ एक पेंच है। ये जनसंख्या आज की नहीं है, बल्कि 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो 2026 तक लागू रहेगी। हाँ, और ये इसलिए किया गया ताकि जिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया था, उन्हें संसद में कम सीटों का नुकसान न उठाना पड़े। तो एग्जाम के लिए रिकैप ये है कि अनुसूची 1 से 4 भारत के राज्य, अधिकारियों के वेतन, शपथ और राज्यसभा की सीटों का बुनियादी ढांचा तय करते हैं। एकदम सही। अब देश के सामान्य ढांचे से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन क्षेत्रों की जिन्हें विशेष प्रशासन की जरूरत थी। अनुसूची 5 और 6। इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। अगर अनुसूची 5 में पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरियाज का प्रशासन शामिल है, तो अनुसूची 6 को अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? यह बहुत ही शानदार सवाल है। इसके लिए हमें बोर्डोलोई समिति की सिफारिशों को देखना होगा। अनुसूची 6 केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, क्योंकि यहाँ की जनजातियां अत्यधिक पिछड़ी और अलग थलग थीं।
ये 4 राज्य कौन से? इन्हें आप AMTM से याद रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM। ठीक है। और PDF में जो ADC ब्लूप्रिंट है उसके बारे में क्या? हाँ, इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें या ADC हैं। असम में 3, मेघालय में 3, मिजोरम में 3 और त्रिपुरा में 1। और हर ADC में 30 सदस्य होते हैं, है ना? 26 निर्वाचित और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इन परिषदों के पास कृषि, वन और पुलिस जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। लेकिन यहाँ मैं श्रोताओं को एक चेतावनी देना चाहूंगी। नोट्स में साफ लिखा है कि हालांकि इनके पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन इन शक्तियों को निलंबित करने या वीटो करने का एकमात्र अधिकार सिर्फ राज्यपाल के पास होता है। एकदम सटीक। तो 5 और 6 जनजातीय अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब आते हैं अनुसूची 7 पर, जो सत्ता के टकराव को रोकती है। शक्तियों का विभाजन, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जी, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे जो अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 से 61 हो गए हैं और समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हैं। पर मेरा एक सवाल है, अगर समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर, मान लीजिए शिक्षा पर, केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना कानून बना दें, तो किसकी चलेगी? ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 254 के तहत टकराव होने पर हमेशा केंद्र का कानून ही मान्य होगा, राज्य का कानून रद्द हो जाएगा। मतलब पलड़ा केंद्र का ही भारी है। तो एग्जाम के लिए रिकैप यह है कि अनुसूची 5 और 6 जनजातीय क्षेत्रों के लिए हैं और 7वीं केंद्र राज्य के भी शक्तियों की लक्ष्मण रेखा खींचती है। सही। अब शक्तियों को बांटने के बाद उस अनुसूची पर आते हैं जो देश को जोड़ती है। अनुसूची 8 यानी भारत की राजभाषाओं का सफर। ये बहुत ही दिलचस्प है। मूल संविधान में तो केवल 14 भाषाएं थी, जो आज 22 हो गई हैं। हाँ, और ये सफर 3 मुख्य संशोधनों से तय हुआ। 21वां संशोधन 1967, जिसमें सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां संशोधन 1992, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आईं। और अंत में 92वां संशोधन 2003, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। भारत में इतने बड़े स्तर पर बोली जाने वाली अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा इस 8वीं अनुसूची में शामिल ही नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। लेकिन एग्जाम में ये सीधे पूछा जाता है कि कौन सी भाषा अनुसूची 8 में नहीं है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी याद रखें। और शास्त्रीय भाषाओं यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्या? भारत में अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 2004 में तमिल सबसे पहली थी और 2024 में हाल ही में 5 नई भाषाओं को ये दर्जा मिला है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। हाँ, तो अनुसूची 8 भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाती है, जिसमें 14 से 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। बिल्कुल। अब हम संविधान के उन नए पन्नों की तरफ बढ़ते हैं जो 1950 के बाद जोड़े गए, यानी अनुसूची 9। 9वीं अनुसूची, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार था। सही जी। सरकार ने इसे एक तिजोरी की तरह बनाया था। नियम ये था कि जो भी कानून इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट भी उसमें दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल। लेकिन हमारे ब्लूप्रिंट में 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक विभाजक रेखा बताया गया है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1973 के बाद अगर 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा कानून डाला जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट उसे अमान्य कर सकता है। मतलब तिजोरी का तारा टूट गया। हाँ। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब अनुसूची 10 की बात करते हैं। दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, 1980 के दशक की वो आया राम गया राम वाली राजनीति तो आपको याद ही होगी। अरे बिल्कुल, पैसे और सत्ता के लालच में रातों रात पार्टी बदल लेना। इसी को रोकने के लिए 52वें संशोधन 1985 के जरिए अनुसूची 10 लाई गई। इसके तहत अनुचित तरीके से पार्टी बदलने पर या व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अनुसूची 9 ने भूमि सुधारों को दिशा दी और 10 ने राजनीति में ईमानदारी सुनिश्चित की।
अब सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव तक ले जाने की बारी है। बिल्कुल, और ये हुआ 1992 के ऐतिहासिक संशोधनों से, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 यानी 73वां संशोधन, ये पंचायती राज या ग्राम स्तर की बात करता है, जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और अनुसूची 12 74वां संशोधन नगर पालिका या नगर स्तर के लिए है, जिसमें 18 विषय हैं। यहाँ एग्जाम के लिए एक शानदार फैक्ट बता दूं, भारत का पहला नगर निगम मद्रास था। अरे वाह, मद्रास! तो 11 और 12 ने लोकतंत्र को स्थानीय बनाया। अब हम इस एपिसोड के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, मेमोरी ब्लूप्रिंट। इन 12 अनुसूचियों को उंगलियों पर कैसे याद रखें? अंग्रेजी में याद रखने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, SPORTS, DLL और DPM। चलिए इसे डिकोड करते हैं। S से स्टेट्स, P से पेमेंट यानी वेतन, O से ओथ्स यानी शपथ, R से राज्यसभा, T से ट्राइब्स और S से स्पेशल ट्राइब्स। ये हो गई 1 से 6। फिर DLL, D से डिवीजन ऑफ पावर, L से लैंग्वेज और L से लैंड रिफॉर्म। और आखिरी DPM यानी 10 से 12, D से डिफेक्शन या दल बदल, P से पंचायत और M से म्यूनिसिपल। लेकिन जो हमारी हिंदी वाली मजेदार ट्रिक्स हैं वो तो और भी कमाल हैं। बिल्कुल, जैसे अनुसूची 2 नंबर से वेतन। हाँ, और अनुसूची 3 अक्षर की श प थ। अनुसूची 4 को याद रखिए, 4 लोग राय देते हैं यानी राज्यसभा। और 5 और 6 के लिए 5 बजे छुट्टी हुई और 6 बजे ATM गए। ATM यानी AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 और 8 साथ में रहना मतलब सूचियां, और 8वां है भाषा। अनुसूची 10 तो सबसे आसान है, 10 से 10 दल बदल, और अंत में एक करके गांव विकसित होगा, मतलब 11वीं पंचायत, फिर हम घर से बाहर नगर जाएंगे यानी 12वीं नगर पालिका। इन ट्रिक्स ने तो संविधान को हमेशा के लिए दिमाग में सेव कर दिया है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं है, ये कहानी है कि कैसे भारत अपनी सीमाओं, अपनी भाषाओं और अपने अंतिम नागरिक को एक सूत्र में पिरोता है। बिल्कुल, और अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज हमारा जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और साइबर स्पेस से चल रहा है। हाँ, डिजिटल दुनिया का राज है। तो जिस तरह 1950 के बाद जमींदारी और दल बदल को रोकने के लिए नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, तो क्या आने वाले कुछ वर्षों में डिजिटल अधिकारों और भविष्य की तकनीक को रेगुलेट करने के लिए संविधान में 13वीं अनुसूची जोड़ने का समय आ गया है? क्या बात है! ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या हमारे संविधान का अगला पन्ना डिजिटल होगा। इस पर जरूर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि संविधान की अनुसूचियां आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये गहन विश्लेषण थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। PDF के लिए WhatsApp चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।